हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम जुडिशरी चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का एपेक्स कोर्ट है, एकदम टॉप लेवल पे है। ठीक है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 प्रोवाइड्स देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने सारे जजेस होते हैं? बेसिकली 34 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। बाकी इन आर्टिकल 127(1) कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 127(1) में ये लिखा गया है कि मान लो अगर ऐसा होता है कि कोई भी मीटिंग होने वाली है, कोई भी सेशन होने वाला है, कोर्ट का कोई भी सेशन होने वाला है और जितने रिक्वायर्ड जजेस हैं वहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो एड हॉक जजेस भी अपॉइंट होते हैं। ठीक है, एड हॉक जजेस, ये कौन से जजेस होते हैं? ये वो जजेस होते हैं जो तब अपॉइंट होते हैं जब एक कोई मीटिंग होने वाली होती है और जो जजेस का नंबर है वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर इन्हें अपॉइंट किया जाता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एड हॉक जजेस के बारे में। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, किस मेथड से होता है जजेस का अपॉइंटमेंट? तो बेसिकली टिल टुडे द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशंस विद सम सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है, बट वो बैठती है एक बार किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं उनके साथ, प्लस हाई कोर्ट के जजेस के साथ, उन सब के साथ बैठती है प्रेसिडेंट, एंड फिर जाके डिसाइड होता है कि कौन से जजेस अपॉइंट होंगे। ठीक है, दिस सिस्टम, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल, किस सिस्टम के थ्रू जो है जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। और ये सिस्टम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट बैठती है सिटिंग जजेस के साथ और हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ। बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, सब में हाई कोर्ट्स होती है, तो वहाँ के जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के साथ प्रेसिडेंट बैठती है और बैठ के डिसीजन लेती है। ठीक है, मूविंग अहेड, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। बेसिकली व्हाट इज द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होगा ना, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होंगे, उन्हीं को जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अप्रैल 24, 1973 में इस कन्वेंशन को तोड़ा गया था, ये रूल टूटा था। क्यों? क्योंकि जस्टिस A.N. राय वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। जस्टिस A.N. राय जो है वो 24 अप्रैल 1973 में अपॉइंट हुए थे एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि उनके ऊपर 3 सीनियर जजेस ऑलरेडी थे। तो ये जो पूरा रूल है, जो पूरा कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये टूटा था इस टाइम पे। ठीक है, और वो जो 3 सीनियर जज जो A.N. राय के ऊपर थे वो कौन थे? जस्टिस J.M. शेलट, जस्टिस K.S. हेज एंड जस्टिस A.N. ग्रोवर। ठीक है, 1977 में भी ये कन्वेंशन टूटा था। क्यों? क्योंकि 1977 में क्या हुआ था? जस्टिस M.H. बेग वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस एंड द क्लेम ऑफ सीनियर मोस्ट जज जस्टिस H.R. खन्ना वॉज इग्नोर्ड। बेसिकली 1977 में भी जस्टिस H.R. खन्ना जो थे वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज थे, पर उनको हटा के किसको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था? M.H. बेग को। ठीक है, तो ये 2 बार क्या हुआ था, जो कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनेंगे, वो टूटा था। ठीक है, अदरवाइज जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, मान लो कभी ऐसा होता है किसी रीजन से, किसी कारणवश चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन उनकी जगह, उनकी पोजीशन पे आके काम करता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस। जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, कि मान लो प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर। सिमिलरली जब चीफ जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट, एक्टिंग चीफ जस्टिस विल टेक ओवर। तो इसका भी एक रहता है कि हाँ, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होता है। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? मान लो आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप क्या क्या आपके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? पहला तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 5 ईयर्स किसी भी हाई कोर्ट के आप जज होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी भी स्टेट के किसी भी हाई कोर्ट के अगर आप 5 साल तक जज रहे हो तो आप क्वालिफाई करते हो। ठीक है, थर्ड क्या क्राइटेरिया है? ही हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अब और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी एक हाई कोर्ट के एडवोकेट कम से कम 10 साल तक अगर रहे हो तो ही आप क्वालिफाई करते हो।
3 क्राइटेरियाज अभी तक हमने देखे। पहला, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, यू हैव टू बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट के आप जज होने चाहिए 5 साल तक। और तीसरा, कि कम से कम 10 साल तक आप एक एडवोकेट होने चाहिए किसी भी एक हाई कोर्ट के। चौथा क्या क्राइटेरिया है, ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। बेसिकली प्रेसिडेंट की नज़रों में आप जो है एक बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, जो बिल्कुल करप्ट ना हो, एकदम प्योर जज होने चाहिए, ठीक है, जो गुड डिसीजंस, जो जस्टिफाइड डिसीजंस, जो लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता हो, समझ रहे हो, वो चीज़ होनी चाहिए प्रेसिडेंट की नज़रों में, ठीक है। कितने टाइम तक आप जो है एक जज हो सकते हो सुप्रीम कोर्ट का, कब तक आप अपनी पोजीशन पे रह सकते हो, टिल द एज ऑफ 65, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, इम्पीचमेंट के थ्रू ही होता है। आर्टिकल 124(4) lays down that the judge of a Supreme Court can be removed from his office by an order of the President. Such an order can be passed by the President when an address passed by the 2 houses of the Parliament by majority of total membership and 2/3 majority of members present and voting. तो बेसिकली आर्टिकल 124(4) में जो है ये प्रोविजन दिया गया है किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पोजीशन से हटा सकते हो, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर करती है कि जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको अपने पोजीशन से हटाना है तो वो हट जाता है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है वो भी डिसीजन तब देती है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से मेजॉरिटी नंबर में वोट आती है, प्लस जब वो मीटिंग हो रही होती है उस टाइम पे भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ये क्राइटेरिया है, तो काफ़ी डिफिकल्ट क्राइटेरिया है, तो मोस्टली होता नहीं है ऐसा क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट क्राइटेरिया है ना, तो इसीलिए। सैलरी आपकी वही है 2,80,000 एंड 2,50,000, ये आपकी सैलरी होती है। उसके बाद ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 दिस कैन बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो कॉमन सेंस है, अगर कभी मान लो कंट्री में, देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ रही है, देश की जीडीपी नीचे जा रही है एंड ऑल ऑफ दैट, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे सैलरी कट डाउन होती ही होती है। अदरवाइज सैलरी इज 2,80,000 to 2,50,000 मंथली, ये मंथली सैलरी है। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट सिट्स इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का है ऑब्वियसली दिल्ली में है, तो वहीं पे होती है सारी चीज़ें। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, यस, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट किन किन केसेस के साथ डील करती है, मान लो कोई भी डिस्प्यूट है गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में, तो ये सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन में होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन 3 केसेस में आती है, सिविल केस में, क्रिमिनल केसेस में और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। सिविल केस में क्या होता है, जब भी द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और जनरल इंपॉर्टेंस इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मान लो कोई भी सिविल केस है और उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि जो लॉ है, जो भी मान लो कोई एक पर्टिकुलर केस है और उस पर कोई एक लॉ अप्लाई हो रहा है लेकिन वो लॉ उतना सही लग नहीं रहा है, लॉ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि लॉ सही नहीं है, ऑल दैट, तब जो है वो केस हैंड ओवर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल केस, ठीक है। क्रिमिनल केस में क्या होता है, हाई कोर्ट हैज रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अब देखो, अक्विटल का मतलब क्या होता है, डिसीजन ऑफ द कोर्ट दैट समवन इज नॉट गिल्टी। अब मान लो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि कोई एक इंसान जो है वो गिल्टी नहीं है, वो उसने गलत काम नहीं करा, ही इज प्रूवन इनोसेंट। उसके बाद भी जब हाई कोर्ट उस पूरे डिसीजन को रिवर्स करके उसको डेथ सेंटेंस दे दे कि नहीं कि इसको तो फांसी लगाओ, अगर वो पूरा जो भी डिसीजन ली गई है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट उसे रिवर्स कर दे, तो फिर ये जो है एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है क्रिमिनल केसेस में, और ये सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर दी जाती है, ठीक है। और 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। दूसरा ये है कि द हाई कोर्ट हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम अ ट्रायल फॉर ट्रायल अ केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट
एंड अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस टू द अक्यूज्ड। अब मान लो तुमने सामने वाले इंसान को ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपना स्टांस रखे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो भी उसे कहना है अपना चीज़ वो रखे, है ना। जब वो अपना स्टांस रखने का तुम उसे उतनी वो पावर ही नहीं दे रहे, उतनी वो कैपेबिलिटी ही नहीं दे रहे हो कि वो खुद का स्टांस रखे, तो फिर तो वो गलत है ना। क्योंकि अगर आप कोर्ट में हो तो यू हैव टू हियर बोथ द साइड्स। तो कभी कभी क्या होता है, हाई कोर्ट जो है वो क्या करती है कि उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है ना, वहाँ से कुछ ऐसे मुद्दों को उठा के वो कह देती है कि नहीं, इसको तो डेथ सेंटेंस दे दो, इसको तो फांसी चढ़ा दो, इसको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रूव करने का चांस या मौका मत दो, इसको डेथ सेंटेंस दे दो। तो उस केस में भी वो केस जो है अंडर एपलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल केसेस गोज टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास वो चली जाती है, ठीक है। High Court certifies under Article 134A that the case is fit for appeal to the Supreme Court. 134A के अंडर, आर्टिकल 134A के अंडर हाई कोर्ट जो है अपने केस को दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को, वो अपील कर सकती है कि ये भैया आप इस केस को आप हैंडल करो, ठीक है, अंडर एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? यही कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीगल मैटर और डिस्प्यूट ऑफ हाई पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब मान लो प्रेसिडेंट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहा है, कोई लीगल मैटर है, कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई ऐसा लीगल मैटर है, तो अगर उसे एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हो सकता है वो, फिर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और इंटरप्रेट करने के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो बेसिकली एडवाइस जब लेती है ना, तो उसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मिसलेनियस पावर्स एंड फंक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या पावर्स और क्या क्या फंक्शंस है वो अब हम देखेंगे। इसमें आपको अराउंड 7 मेंशन्ड है, आपको मैक्स टू मैक्स 4-5 ही याद करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। पहला क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय अदर कोर्ट्स। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एकदम एपेक्स कोर्ट है, तो बाकी जो उसके नीचे कोर्ट्स हैं उसको किस तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करना है, किस तरीके से मैटर्स केसेस के साथ डील करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपना जजमेंट्स देना है, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ही बताती है, वही रूल्स बनाती है, ठीक है। Supreme Court with the approval of the President makes rule regulating its own practice and procedure. Obviously, Supreme Court खुद कैसे काम करेगी, वो खुद कैसे चीज़ें करेगी, वो भी उसका भी रूल वो खुद ही बनाती है, बट हाँ उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजती है, प्रेसिडेंट वहाँ से अप्रूव करता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जो प्रोसेस है काम करने का वो सही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ले डाउन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, उसको किस किस कंडीशंस में काम करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, उसका भी जो रूल बुक है वो सुप्रीम कोर्ट बनाती है और फिर प्रेसिडेंट उसे अप्रूव करता है। President can take action including removal from membership against the members of the Union Public Service Commission, but only when Supreme Court finds them guilty of misbehavior. मान लो प्रेसिडेंट को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहे किसी लोग को अपने पोजीशन से हटाना है, तो वो हटा सकता है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना होगा। प्रेसिडेंट को भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगी कि हाँ ठीक है, अगर वो गिल्टी है तभी उसको हटा सकते हो, अदरवाइज नहीं हटा सकते, ठीक है, ये चीज़ है। Under Article 257 and 258, the Chief Justice of India can appoint arbitrator for deciding cases relating to the excesses costs incurred by a state government in carrying out the directions of the union government. This is very very important because यहाँ पे आर्टिकल आ जाता है, जहाँ पे आर्टिकल आ जाता है ना, that becomes important. आर्टिकल 257 और 258 में ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है, मान लो कोई किसी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए बोला है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट वो काम कर रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए बोल रही है तो ऑब्वियसली कुछ पैसा दे रही होगी, ठीक है। तुमको मान लो कोई एक रोड बनवाना है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि देखो भैया तुम्हें एक रोड बनाना है, हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट वो काम कर रही है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बीच में आ जाता है और वो फिर सुलह कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसका मेंशन आर्टिकल 257 और 258 में है। When the office of the president falls vacant and due to some reasons
the vice president is not available to act as the president, the chief justice of India takes over as the acting president. Very 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 important, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि मान लो प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे ना ही प्रेसिडेंट है ना ही वाइस प्रेसिडेंट, कोई अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे कौन काम करता है, कौन, हु बिकम्स द एक्टिंग प्रेसिडेंट? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टू अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी constituted for inquiring into any scandal or case. Obviously सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज, जो सुप्रीम कोर्ट में जज है, सिटिंग जज, उसको कभी भी अपॉइंट कर दिया जाता है, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी ऐसा केस हो जिसमें एज एन इंक्वायरिंग ऑफिसर जाना है, तो दे आर अपॉइंटेड फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मूविंग अहेड, we'll now look at judicial review. Judicial review देखो बार बार ये चीज़ आ रही है, doesn't mean कि बार बार अगर कोई चीज़ आ रही है तो अगर उसको एक बार पहले पढ़ा तो कुछ और होगा, बाद में पढ़ोगे तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब अभी भी सेम ही है, जो भी हमने पढ़ा था वही सेम है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स जो हम देखेंगे। तो इन अदर वर्ड्स जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट बाय विच इट रिव्यूज द लॉज, सेम ही चीज़ है, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं। मीनिंग देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है मीनिंग ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये फीचर्स जो है, जो 3 फीचर्स का जिक्र यहाँ पे किया गया है, लेट अस जस्ट लुक एट दैट वंस। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ऑटोमेटिक, द कोर्ट्स कैन नॉट कंडक्ट जुडिशियल रिव्यू ऑफ देयर ओन, इट इज़ ओनली व्हेन द लॉ इज चैलेंज्ड बिफोर देम ईदर स्पेशली और इन प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन दैट द कोर्ट्स कंडक्ट जुडिशियल रिव्यू। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास, मान लो क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी ये जुडिशियल रिव्यू का पावर है, राइट। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट का मन किया कि चलो जुडिशियल रिव्यू कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि बस मन कर गया तो कर लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू तभी लगेगा जब किसी लॉ को चैलेंज किया जा रहा है, जब कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, ठीक है, तभी जुडिशियल रिव्यू आता है। अदरवाइज जस्ट बिकॉज अरे आज तो कुछ काम नहीं, आज तो हम बहुत खाली बैठे हैं, चलो जुडिशियल रिव्यू कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। If the courts reject any law or any of its part, the decision comes into effect from the date of the judgment. ये हमने पहले भी देखा था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लगाया, अपना जजमेंट दिया, उसी दिन से वो चीज़ लागू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आज जजमेंट दिया तो 10 साल बाद इंप्लीमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जुडिशियल रिव्यू आज लगी है, जजमेंट आज पास हुई है, तो आज से ही वो चीज़ लागू हो जाएगी, ठीक है। इट विल कम इन एक्शन फ्रॉम द डे ऑफ द जजमेंट इटसेल्फ, ठीक है। Third point is, while rejecting any law as unconstitutional, the court has to demonstrate its unconstitutionality by citing the constitutional provisions violated by it. Obviously, अगर आप कह रहे हो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अगर अप्लाई कर रही है, वो कह रही है कि नहीं आपने जो काम करा है वो लॉ के अगेंस्ट है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ टू गिव रीजंस कि ये इस कारण से, इस वजह से जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको इस तरीके से काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है और ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, प्रॉपर एक रीज़न देना होगा, एक एक्सप्लेनेशन देना होगा इफ़ यू आर अप्लाइंग जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो अब हम और भी कुछ फीचर्स देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही लगा सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल से किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो मान लो अगर हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू लगा रही है तो वो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर द फाइनल डिसीजन, ठीक है। और जितने भी सेंटर और स्टेट रिलेटेड लॉज होंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू लगती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे है, एंड आई वांट यू ऑल टू मार्क दिस, कि जो 9th शेड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं लगती है। अब इट इज़ योर टास्क कि आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल क्या बोलता है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऑलराइट, तो दिस इज़ योर टास्क। और क्या फीचर है, जुडिशियल रिव्यू जो है सिर्फ लॉ को, अगर आप लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हो तभी अप्लाई होता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे जो है वो अप्लाई नहीं होता है। जुडिशियल रिव्यू ऑटोमेटिक नहीं होता। व्हेन आई से ऑटोमेटिक नहीं होता है, व्हाट डू आई मीन, दैट जुडिशियल रिव्यू तभी हो सकता है जब आप किसी लॉ को चैलेंज कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, तभी वो चीज़ होती है। इसलिए वो ऑटोमेटिक नहीं है, जब आप कुछ काम करोगे तभी उस पर ही वो चीज़ आती है। अगर आप किसी लॉ को
बोल रहे हो कि नहीं आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, या लॉ कोई लॉ जो है वो सही नहीं है, जो भी है, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें, एक जो बस 9th शेड्यूल वाला जो था मैंने आपको बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप मार्क कर लो। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं ना आपको इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगी, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो है ना, एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट, ये एकदम ऑपोजिट है, पोल्स अपार्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर केस है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है, और उस केस से रिलेटेड कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा एक प्रॉपर लॉ नहीं है जो उस केस पे अप्लाई किया जा सके, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू मेक लॉ, वो एक लॉ बना सकती है। अगर एक कोई भी ऐसा केस है जो आप केस लेके आ रहे हो और उस पर अगर कोई ऐसा लॉ है जो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन मेक इट्स लॉ, कैन मेक अ न्यू लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि देखो भैया, अगर कोई भी पर्टिकुलर केस है और अगर उसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट मेक एनी न्यू लॉ। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है और कहीं हद तक एग्जीक्यूटिव का भी है, बट लॉ बनाने का काम जुडिशरी का नहीं है। सो देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर। Judiciary should not be given the right to make laws. It is not their job, right? तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट यही कहती है कि जुडिशरी का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन में होता है, लॉ बनाने में नहीं। तो उनका जितना जॉब, उनका जितना रोल है, उनको उतना ही करना चाहिए, ठीक है। उनको उसके आगे जाके कुछ नहीं करना चाहिए। दे शुड डू जुडिशियल रिव्यू, दे शुड टेक डिसीजंस, दे शुड कोर्ट्स वगैरह में जो भी डिसीजंस है, केस सॉल्व करना है, वो करना चाहिए, ना कि आपको लॉज बनाने हैं। तो एक्टिविज्म कहती है कि भैया आप लॉज बनाओ अगर प्रॉपर लॉ नहीं है, और रिस्ट्रेंट कहती है कि नहीं भैया आप नहीं बना सकते। यही है सिंपल मीनिंग जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट का, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज वेल। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जुडिशियल एक्टिविज्म के अगर आप एग्जाम्पल्स देखो तो केशवानंदी भारती केस, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आई डोंट रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन कौन से केसेस है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस था, हमारे इंडिया का ही केस था जहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म अप्लाई हुई थी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो याद नहीं है, तो मैं अभी बता नहीं पा रही। बट आई विल श्योरली एंड डेफिनेटली कॉमेंट डाउन बिलो, और मैं पिन कर दूंगी वो कॉमेंट, उस केस का एग्जाम्पल जो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ, बट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वो है, वो अंदर है, बट वो ऐसे मुझे इंस्टेंटली अभी याद नहीं आ रहा, बट आई विल डेफिनेटली राइट दैट डाउन। मैं एक बार रिसर्च करूँगी, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, एंड बहुत सही काम किया था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, एक नया लॉ ला के, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको कॉमेंट में लिख दूंगी और पिन कर दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है। सो येस, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट यही होते हैं। मूविंग अहेड, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, which is judiciary in the liberal democratic political systems of India, UK and USA, a comparative study. Again, this is very very important. एक comparative study UK, India और USA का किस तरीके का judiciary काम करता है इन तीनों countries में. This is important because हमने legislature और executive में भी ये देखा था comparative study, तो यहाँ पे भी हम obviously देखेंगे. And after this, we'll come to the end of this chapter. So judiciary जो है वो independent और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंजॉय करता है इंडिया में, ठीक है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की तरफ अकाउंटेबल और आंसरेबल है, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है इंडिया में, ठीक है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में भी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। यूके में द सुप्रीम कोर्ट इज नाउ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री।
After the establishment of Supreme Court of the UK, a separation between legislature and judiciary has been secured. The judiciary works as an independent, impartial and honest judiciary. So basically UK में भी जो है सुप्रीम कोर्ट जब बन गई उसके बाद से लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक डिफरेंस आ गया है, एक सेपरेशन आ गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो यूके में भी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन ही है. तो यूएसए, यूके, इंडिया तीनों में जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन. उसके बाद यूएसए में 2 टियर जुडिशियल सिस्टम होता है. पहला तो फेडरल जुडिशियल सिस्टम और दूसरा क्या होता है, स्टेट जुडिशियल सिस्टम. फेडरल जुडिशियल सिस्टम पूरे कंट्री के जस्टिस को लेके चलती है, मतलब पूरे कंट्री में अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो फेडरल के अंदर आता है, फेडरल जुडिशियल सिस्टम के अंदर आता है. स्टेट जुडिशियल सिस्टम में वही केसेस के साथ डील किया जाता है जो उस स्टेट के अंडर होता है. समझ रहे हो, ये चीज़ है. सिंपली हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था जब हम यूएसए का देख रहे थे. इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसका हेड सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स है और उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है. तो एक सिंगल, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जुडिशरी है. ठीक है. तो स्टार्टिंग में एकदम सबसे टॉप लेवल पे कौन है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ. सबसे टॉप लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट SC, उसके नीचे है HC हाई कोर्ट्स, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स DC या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कुछ भी कह लो. ये पूरा एक सिस्टम में चल रहा है, एक नेटवर्क है इनका. ठीक है. तो ऐसा आप इंडिया में देखोगे. यूनाइटेड किंगडम में क्या देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस. ओके. यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे इट इज़ अ यूनिटरी स्टेट, इट हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है आपको एक इंटीग्रेटेड, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ही दिखेगा जैसा कि आपको इधर इंडिया में दिख रहा है. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली वो एक यूनिटरी स्टेट है इसीलिए. ठीक है. वहाँ पे भी आपको एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ही दिखेगा. उसके बाद इन इंडिया एंड यूएसए द जुडिशरी इज द गार्डियन प्रोटेक्टर ऑफ बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम विच स्टैंड ग्रांटेड एंड गारंटीड टू द पीपल. ठीक है. इंडिया और यूएसए में जो है जुडिशरी जो है वही जो है प्रोटेक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और लोगों के फंडामेंटल राइट्स का भी. ठीक है. ये चीज़ इंडिया और यूएसए में होती है. जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो इंडिया और अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम्स में ही है. तो ये सिमिलैरिटी है उनमें. यूके में जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी किसकी होती है, पार्लियामेंट की होती है. यूके जैसे इंडिया और यूएसए में सुप्रीमेसी किसकी है, जुडिशरी की है, बिकॉज ही इज द फाइनल गार्डियन प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ पीपल. बट यूके में सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की है. तो इसी कारण से, क्योंकि पार्लियामेंट वहाँ पे से एकदम सुपीरियर है यूके में, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, इसीलिए वहाँ पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है. यूएसए और इंडिया में है जुडिशियल रिव्यू. क्यों, क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल एकदम इंडिपेंडेंट और एकदम पावरफुल है. बट यूके में क्या है, लेजिस्लेचर पावरफुल है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है. इंडिया एंड यूएसए में जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल. ये हमने अभी देखा कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है लोगों के, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी ही करता है, बोथ इन इंडिया एंड यूएसए. In India and USA, the Constitution is the supreme law of the land and judiciary is the interpreter and protector of the Constitution. ठीक है. सेम ही है. इंडिया और यूएसए में सबसे टॉप लेवल पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है और उसका प्रोटेक्टर कौन होता है, उसका इंटरप्रेटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो ये चीज़ दोनों इंडिया और यूएसए में है. उसके बाद नॉट द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी. जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ इंडिया में है. सो इंडिया और यूएसए दोनों की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और उसका प्रोटेक्टर कौन है, जुडिशरी. ठीक है. सॉरी फॉर दैट. ओके. Judicial system prevailing at the time of independence has been suitably modified and operationalized to serve the needs of Indian polity and society. Indian judiciary clearly reflects the influence of US judiciary. The USA, the judiciary stands organized under the provisions of the US Constitution. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है यूएसए से, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी एक तरह से सिमिलैरिटी है. काफ़ी कुछ सिमिलर है. इंडिया में जिस तरीके की जुडिशरी एग्जिस्ट कर रही है वो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. तो यूएसए में तो इंडिया से भी पहले से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड जुडिशरी है. तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है इन टर्म्स ऑफ द इंटायर जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए. इनफैक्ट जब हम अभी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात भी कर रहे थे तो वो भी जो है इंडिया ने यूएसए से ही लिया है. जुडिशियल एक्टिविज्म जो है दैट एग्जिस्ट्स इन यूएसए एंड वहाँ से ही इंस्पायर होके
जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में भी वो अप्लाई किया गया है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में जो जुडिशरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है यूएसए से। ऑल्सो एक और क्वेश्चन जो आपका मैं होम टास्क दे रही हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बता देना कि व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म ज़्यादा बेटर है या जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जितना मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे आप मुझे बस इतना बता दो कमेंट्स में कि इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म ज़्यादा बेटर है या जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। सो आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट, मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का। So with that, we come to the end of the video. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Do subscribe the channel and share it with your friends. Also, आज जब मैं ये video बना रही हूँ तो we have already hit 1K. So a big thank you and a big congratulations to each one of you for making this happen. This is the first milestone. I'm really happy about it. And I really want to thank each one of you. मैंने अपने community post पे भी ये चीज़ लिखी थी. And अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जाके पढ़ सकते हो। सो येस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट्स भी मिल जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तीनों के। यू कैन गो चेक द वीडियोज़ आउट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना मत भूलना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस यू वांट माय टेलीग्राम चैनल्स लिंक तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, गुड लक।